सिर्फ एक बैंक को, स्टेट बैंक को ही ये जिम्मेदारी, ये अधिकार प्राप्त था। और इस बांड को खरीदने के लिए कोई गुरिये में रुपया लेके थोड़ी जा रहा था। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये समझता हूँ काला धन उसे कहते हैं जिसके आय के कोई ज्ञात स्रोत न हो। उसके लिए और ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए ईडी अस्तित्व में आ चुकी थी। तो सबकी निगाह है। आप ही के बीच की एक पत्रकार, महिला पत्रकार, उसको मैं सल्यूट करना चाहता हूँ कि देखिए, पत्रकारों में भी भीतर एक अजीब तरह का कीड़ा होता है। अन्यथा न लीजिएगा, कीड़े से तात्पर्य कीड़ा होता है कि वो हर चीज को शक की निगाह से देखे और उसके तह में पहुंचने की कोशिश करे। और यही परिणाम था कि उसने बॉन्ड खरीद लिया, उसको चेक किया, कुछ नहीं, जैसा बताया गया था बिल्कुल उसी का रूप है। फिर भी उसके भीतर वाला कीड़ा जो है उसको काटता रहा और उसने जाके फोरेंसिक जांच करा दी और रहस्य खुल गया कि इसमें एक गुप्त नंबर भी है। वो देख नहीं सकते आप, उसने प्रयोगशाला में जाके देख लिया। तो इसका भंडाफोड़ करने में आप ही की बिरादरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाद में कानूनविद इसे न्यायालय तक ले गए और अंतोगत्वा हमारे देश के स्वतंत्र न्यायालय ने एक बार फिर आम जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति और मजबूत कर दिया है। जब सॉलिसिटर जनरल और सारे वकीलों और सरकार के पक्ष रखने वाले वकीलों की सारी दलीलों को खारिज करके और एसबीआई को कहा गया कि आप दीजिए इसका लेखा जोखा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप लाइए, हमको दीजिए और सार्वजनिक कीजिए देश की जनता के लिए। अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। जो भी लोकतंत्र की प्रक्रिया में किसी भी रूप पर एगो प्रधान को भी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी फार्म भरता है तो उससे भी कहा जाता है कि आप अपना हिसाब किताब दो फार्म में शपथ पत्र के साथ। हमसे भी कहा जाता है। लेकिन अब बड़े बड़े पार्टियों को करोड़ों करोड़ों में चंदा मिल रहा। अरे अभी बात करने की रह गई है। साल भर का मुनाफा 2.5 करोड़ और चंदा दे दिया 50 करोड़। भी बात करने की बात है, खत्म हो जाएगा। अकेले ये मुद्दा सारा भौकाल खत्म कर देगा। जो चाहे जितना कवच बन करके रक्षा कर ले। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिया। आप ही उजागर कर रहे हो कि गौ को माता मानने वाली सरकार और पार्टी और नेता 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है इन्होंने उन कंपनियों से जो बीफ का व्यापार करती हैं, दूसरे देशों को बीफ सप्लाई करती है, और उनसे आप चंदा ले रहे हो तो पवित्र चंदा है। वो काला धन को आप वाइट कर रहे हो। यानी दुनिया का जो कुकर्म करना हो कर लो, हमको पैसा चाहिए। ये बांड नहीं है, घोटाले का बांड है। और बेनकाब हो चुके हैं लोग। रोज इनके चेहरे से परत दर परत नकाब हटता जाएगा। और आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये जो जितना सर्वे है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, कौन कौन जितना पोल है, ये पोल दिखाते रह जाएंगे और जनता पोल अपना कर देगी। सांसद जी, आप अभी 2 दिन पहले जो है ईवीएम को लेकर लगातार अपने बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, और कल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक शेर पढ़ा है और शेर पढ़ के ये कहा कि ईवीएम जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैं उनकी भी बात का सम्मान करता हूँ। उससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है उसका भी सम्मान करता हूँ। और मैंने पब्लिक मीटिंग में भी ये बात कही थी कि अब ये विषय इस चुनाव में विवाद का बिंदु नहीं रह गया। मैं ओपिनियन लेने के लिए पूछ रहा था कि आप लोग क्या चाहते हैं। लोग हाथ उठा के कहते थे कि हम लोग बैलेट पेपर चाहते हैं। ये उनके अंदर एक शक और शंका जो बैठी हुई है उसको प्रदर्शित कर रही थी। लेकिन अंतोगत्वा न्यायपालिका से एक निर्णय आ गया, चुनाव आयोग जो व्यवस्था करेगा उसने एक फैसला,
दे दिया, वो इसको सुरक्षित मानता है, इसी पे चुनाव होगा। सांसद जी, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है। आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है? मुझे लगता है ये 400 पार वाला नारा भी बहुत पहले दिया गया था, अभी ये घोटाला कांड नहीं हुआ था। और 195 की सूची प्रकाशित हुई थी सदस्यों की, 543 में 195 की सूची प्रकाशित करने वाली पार्टी 400 का दावा करने लगी। उन्हीं के एक सांसद ने, भीतर उसके गैस बन रही थी, सच्चाई उसके मुंह से निकल गई। उसने कहा हम 400 सीट से ज़्यादा इसलिए चाहते हैं कि अगर 400 से अधिक सीट हमें मिल गई तो हम देश का नया संविधान बना देंगे। ये बात विपक्ष के लोग कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो आम जनता को बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब भाजपा का सांसद खुद ही ये बात कह रहा है। और जहां तक 400 सीट जीतने का है, उसके साथ एक बात और कही जाती थी कि यूपी में 80 में 80, क्या कहा जाए, 51 सीट आई, 51 सीटों के नाम आए, बाकी सीटें अभी तक एक और सूची आई, उसमें यूपी के एक भी नाम नहीं छुए गए। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन अगर 400 सीट आ गई तो गाजीपुर की जनता को आज तथाकथित कुछ आप ही के पत्रकार बंधु तो कहते हैं कि जातवादी लहर में बह गए और विकास को तरजीह नहीं दी, छुपाते हैं सत्य को। गंगा के पुल को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन बीएसएनएल का संचालन करता कौन था, इसको आप छुपाते हैं। कभी नहीं कहेंगे कि मनोज सिन्हा संचार मंत्री थे। दुनिया के आधुनिक सिस्टम से लैस हमारा बीएसएनएल 21 लाख करोड़ रुपए का बीएसएनएल मिट्टी में मिल गया। 21 लाख करोड़, आपने बताया था 20,000 करोड़ का विकास आया, 21 लाख करोड़ का बीएसएनएल मिट्टी में मिला। किस कार्यकाल में मिला? अगर इसकी उपलब्धि को जोड़ दीजिए तो शायद आप अपना शब्द वापस ले लेंगे कि विकास हो। आप उस चीज को छुपा देते हैं, उस पर चर्चा नहीं आने देंगे। भ्रष्ट कौन है, बेईमान कौन है, गुंडा बदमाश कौन है, आपराधिक इतिहास कितना है, सबका खंगाल देंगे। एक बार नहीं कहेंगे कि इसी गाजीपुर में आपने जिसे ठग की संज्ञा दे दी, ये ठग महाराज है, सबसे बड़ा ठग, और उस ठग ने श्री सिन्हा जी के चुनावी खाते में 25 लाख रुपया दिया। इसकी कोई छानबीन नहीं होगी, इसकी कोई जांच नहीं होगी, इसकी कोई समीक्षा नहीं होगी। 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 का चंदा देने वालों की लिस्ट बैंक से मंगाई गई। अफजल अंसारी को कौन कौन चंदा दे रहा चुनाव के फंड में, और 25 लाख रुपया चंदा देने वाले को कैसा पचा लिया गया? कोई पूछने वाला है? सिन्हा जी ने एक बयान दे दिया कि भाई हाँ 25 लाख रुपया चंदा तो दिया था संजय सेठपुरिया ने, हम खोज रहे हैं वो कहाँ है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। अरे चुनाव के फंड में पैसा आ गया, आप चुनाव लड़ लिए उसके पैसे से, आप उसको वापस करना चाहते हैं। आप उस चर्चा को नहीं चलने देना चाहते, मत करने दीजिए। आप जिसको फेल करते हैं, जिसको सबसे क्या कहा गया है एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, सबसे असफल मानते हैं, उसका चाहे जितनी गिनती कर लीजिए, लेकिन इस सवालों को जनता के आप छुपा थोड़ी सकते हैं। बीएसएनएल के 21 लाख करोड़ की इस कंपनी को, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, इसका भट्ठा बैठ गया। आप में से कोई कह दे कि हम अकेले बीएसएनएल के सिम पर अपना काम चला रहे हैं। खुद मनोज सिन्हा भी सिर्फ बीएसएनएल के सिम पर काम नहीं चला सकते, जो इस विभाग के मंत्री रहे। तो एक है कि एक तरफा समीक्षा हो तो होती रहे, जनता समीक्षा पूरा करती है। आप कहेंगे, एक बात और कह ले पूरी, आप कहते हैं कि जातिगत समीकरण भागी पड़ता है, दूसरा करे तो जातवादी है। आप ओम प्रकाश राजभर से जातिगत समीकरण नहीं ठीक कर रहे हैं, आप अनुप्रिया पटेल से जातिगत समीकरण का संतुलन नहीं बना रहे हैं, आप
जयंत चौधरी, जिनको कहा जाता था कि ये टोटल परिवारवादी जातवादी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और फलाना, आप उनसे समझौता कर लीजिए, उनको अपने साथ जोड़ लीजिए, तो आप कहिए कि ये जातवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। आप संजय निषाद को गोद में उठा लीजिए। संजय निषाद को कल तक कहा जाता था कि ये परिवारवादी है, जातवादी है, अपने भी लड़ा, मंत्री बना, बेटे को भी एमपी बनाया, ये जातवादी नहीं। लेकिन दूसरों के लिए दूसरी संज्ञा, और भारतीय जनता पार्टी को आपको बताना है कि नहीं, ये तो सीधे बैकुंठ से आए हैं लोग, गुसूल करके एकदम पाक साफ लोग हैं, ऐसे लोगों को ये सब आरोप से तो अलग रखा जाता है। अरे अगर जातवाद और परिवारवाद दूसरी किसी पार्टी में है, उससे 10 गुना ज्यादा आपके साथ है, उसकी समीक्षा करिए। आप पूछ सकते हैं सवाल। देश में सीएए कानून लागू हो गया, इसका क्या फायदा लेने वाली हमारे समझ से सब कोशिश थी, मकसद था, ऐसे वक्त में हड़बड़ी में लाया गया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भेद खोलो ये एसबीआई से कह दिया था, लाओ रहस्य खोल करके और चुनाव आयोग को हिसाब दो, और चुनाव आयोग से कह दिया था हमको हिसाब दो। अब उस खबर को दबाने के लिए ये किया गया। अरे ये कानून बन चुका है तो जब नोटिफिकेशन कर देगी सरकार लागू हो जाएगा। अब और बात है कि अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनको पता है कि चला चली की बेला है हमारी, तो हम वो सब कुछ कर दें जिससे कुछ हमको मिल जाए उपलब्धि, उसका एक प्रयास। मोदी जी सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। मुझे लगता है कि आप अपने पुराने इतिहास को पढ़ लीजिए। ऐसा अनेकों बार हुआ है जो लोगों ने कहा है कि हम ही रहेंगे, लेकिन परिवर्तन संसार का एक नियम है। आज भी लंकापति रावण अपने से थोड़े स्वीकार किया था कि हमको भी कोई, वो तो त्रिलोक विजेता हो गया था, उसने तीनों लोक भी जीत लिया था, लेकिन उसका भी अंत और उसका भी तरीका तय था। तो ये जो होता है, कंस थोड़ी मानने को तैयार था कि हमारे राज्य में कोई ऐसा जन्म ले लेगा जो हमारी सत्ता का पतन कर देगा। दुनिया में जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ है, आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी मानती थी, वो ये मान करके चल रही थी कि ये तो देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई हमने लड़ा है, तो सदा और सर्वदा हम। सांसद जी, एक सीधा सा सवाल, पिछले कई वर्षों से आपने कई राजनीतिक समस्याओं या कानूनी समस्याओं का सामना किया है, अवरोधों का सामना किया है, क्या चुनाव के वक्त भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, इसकी कुछ आशंका है आपको? अब हमको तो हर समय, हर क्षण, हर तरह के आशंकाओं से ग्रसित हूं। मेरी सुरक्षा भी एक समस्या है, मेरे साथ कोई और षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, ये भी आशंका है। और हमें मालूम है कि हम जिन ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत दर्द है कि सब करने के बाद भी ये पस्त नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं उनको ये भी आभास है कि अगर गाजीपुर की जनता उसके समर्थन में इस बार भी खड़ी हो गई तो बहुत से लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी तरह की कोई भी योजना बन सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उस आशंका में मैं टिड्डी थोड़ी हूं कि पैर आसमान की तरफ उठा दूं कि ऊपर से जब आसमान गिरेगा तो मेरा पैर रोक लेगा। जब होगा, जो लिखा होगा वो हो जाएगा, वो टल नहीं सकता। और जो लिखा नहीं है तो वो हो नहीं सकता। साजिश हो सकती है,
मारने वालों से बढ़कर होते हैं बचाने वाले। पिछली बार आपने दावा किया था कि 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतूंगा, इस बार क्या लगता है? हम ये सब तो कहे थे, लेकिन हमने आपसे उससे पिछली बार भी कहा था, बीच में भी कहा था कि चुनाव तो सिन्हा जी लड़ सकते हैं, बैठ के मेरे सामने गणना नहीं करा सकते। इस बार पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा, लेकिन अब आप उनको ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम भी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो दिलो जान से चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ही आके लड़े, वो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आपके मुंह से जो बात निकलती है, आप जैसे भी लोगों के बीच में सुनते होंगे, लगता है कि हताशा बुरी तरह से है कि अगर बहुत तोल मोल के कोई नहीं लाया जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। ये आभास आपको या जो लोग भी चीजों को परोस रहे हैं वहां तो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन इतना तो सत्य है, इसे मत बताइए और दिखाइए, इतना तो सत्य है कि सन 85 से तो लगातार मैं जनता के आशीर्वाद से इस राजनीति के पटल पर एक नाम है मेरा, और तमाम विभूतियां हैं। माननीय मनोज सिन्हा भी हमारे साथी, वो भी सन 84 से है सक्रिय। सन 84 में वो पहला लोकसभा लड़े थे, अब सन 85 में हम पहला विधानसभा लड़े थे। ये क्रम चल रहा है। जिले के बाहर हट के एक चुनाव वो भी लड़ चुके हैं 2009 में बलिया से, और जिले के बाहर एक सीट एक बार हम भी लड़ चुके हैं 2014 में बलिया से। बाकी सारा चुनाव वो भी यहीं लड़े, हम भी यहाँ लड़े। और जो लोग हैं राजनीतिक हस्तियों में वो सब लोग हैं। हम तो देख रहे हैं ये कि गाजीपुर में विकास बनाम विनाश होगा, और गाजीपुर का विकास रुक गया, और अफजाल अंसारी के पास PMGSY के अतिरिक्त कोई अपनी उपलब्धि बताने के लिए, आज हमारी उपलब्धि देखने को तैयार कहाँ कौन है? सवाल एक आता है, मैं बताऊं, आप जाकर के विकास भवन में देख लो, पाई पाई बढ़ चुका है। अब जो भारत के किसी संसद सदस्य को 2019-20 में एक ही किस्त मिली तो हमको भी मिली है। अब ज्ञान का भंडार आपके पास कि 2020-21 में भारत के किसी संसद सदस्य को सांसद निधि में 5 रुपया मिला ही नहीं है। तो आपको सिर्फ अफजाल अंसारी को देखना है कि संसद निधि नहीं लाए, लेकिन अगर भारत के किसी संसद सदस्य को नहीं मिली, रोक दी गई अपील करके राष्ट्रपति की ओर से, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री कि कोरोना काल में तनख्वाह काट दी गई, 1/3 तनख्वाह की कटौती करके दी गई, भत्ता की कटौती करके दी गई। तो जब पूरी जानकारी नहीं है, आया है सांसद विकास निधि खाते में 10 करोड़ 70-75 लाख समथिंग। मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज है। आप मत दिखाइएगा कि अफजाल अंसारी ने भारत सरकार की वह फेलियर योजना जिसमें घर घर जल और घर घर नल, इसको बढ़ावा देने के लिए हैंडपंप की स्कीम पर रोक लगा दी, और हैंडपंप के लिए 1 पैसे का बजट 5 साल में नहीं आया। लेकिन अफजाल अंसारी ने इस जनता की इस मूलभूत समस्या को दृष्टि में रखकर गाजीपुर में सांसद विकास निधि से बजट दे करके 50 हैंडपंप, 100 हैंडपंप, 100 हैंडपंप, 100 हैंडपंप ये लगवाया गया। आप दिखा दीजिए कि हर घर से हर नल को पानी, हर नल से हर घर को पानी मिल गया। मैं दावे के साथ सारे प्रेस के लोगों से कहता हूं, 5 गांव गाजीपुर में हमको बता दो, 5 गांव सेचुरेट हो गया है, इसके हर घर में नल का पानी है। और मैं दावे से कहता हूं कि 90% गाजीपुर का गांव में रहने वाला इंसान आज भी उसी चापाकल के पानी से पानी पी रहा। मतलब आपका कहना है कि अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो गलत है? हमारा कहना है कि भारत सरकार की भी रिपोर्ट है तो गलत है। अधिकारी तो भारत सरकार का चपरासी है, सब गलत है। 5 गांव आप बताइए, हम आए, अब जिसको चाहिए लेके चलिए, आपको चुनौती है, आपको चुनौती है। गाजीपुर जनपद का 5 गांव दिखा दिए जिसके हर घर में नल हो, सेचुरेट वही माना जाता है। सारी सड़कों को खोद के फेंक दिया। किसी गांव में सीसी सड़क रही, खड़ंजा रहा, इंटरलॉकिंग रही, सब बर्बाद।
अब एक गांव से दूसरे गांव के लिए जो सड़कें हैं उनको खदा जा रहा, जो पाइप लगाया निहायत घटिया किस्म का। ये पूरी तरह ये योजना विफल है, विफल है, विफल है। इसका चौथाई पैसा खर्च करके भारत के नागरिक के हर नागरिक के घर में एक चापाकल लगाया जा सकता था। इसमें ठेकेदारों को जितना फायदा हो गया हो, ये योजना विफल है। और मेरा दावा है कि आप सबकी भी कलम एक दिन लिखेगी कि ये योजना विफल है। चापाकल नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे। सांसद जी, इलेक्शन कमीशन ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात यहाँ के गृह सचिव और बंगाल के डीजीपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस सब पे क्या टिप्पणी किया जाए? देखिए, इस समय निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सक्षम है। वो अपनी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये सब कर रहा है। अब सवाल बनते थे, सवाल बनाया हम लोगों ने भी। आखिर बताइए, 15 फरवरी को पांडे जी तो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद गोयल साहब ने 9 मार्च को त्यागपत्र दे दिया और 15 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने दोनों की नई नियुक्ति कर दी। अब कहां सवाल है? चुनाव डिक्लेयर कर दिया 16 तारीख को। अब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो चुनाव लड़ा जाए। अब उन खामियों पर चुनाव बाद, अभी इनकी चुनाव आयोग ने, इन्हीं आयुक्तों ने गृह सचिव और डीजीपी 4 से 5 स्टेट के बदलने का निर्देश दिया। अब हो सकता है दिया होगा। अभी बहुत जरूरी है निष्पक्ष चुनाव कराया जाना, और खुद से समीक्षा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं, जहां भी निर्वाचन में लगाए गए अधिकारी हैं उनमें जहां कहीं पक्षपात है, अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में विश्वास है तो उन्हें स्वयं से हटा देना चाहिए। और नहीं हटाएंगे तो जहां हम लोगों की भी निगाह में ऐसे लोग हैं तो हम लोग भी चुनाव आयोग के सामने कुछ तथ्य है रखेंगे, जिन तथ्यों के आधार पर ये प्रक्रिया तो अभी चलती रहेगी। अभी तो स्टेट लेवल पर निर्णय लिए गए, फिर चरण वाइज जहां जहां के हैं वहां का निर्णय लिया जाएगा। हाँ, आप संतुष्ट हैं गाजीपुर के सारी व्यवस्था चाक चौबंद निष्पक्ष चुनाव की होगी?